हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार कक्षा 12 के लिए एक नई वीडियो के साथ। चैप्टर हमारा वही है वंशागति का आणविक आधार। तो आज इसमें हम बात करेंगे डीएनए की द्विकुंडलन संरचना या डीएनए की हम कह सकते हैं कि डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल। तो ये पेपर में किसी भी नाम से आ सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। डीएनए की द्विकुंडल संरचना या डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल किसी भी नाम से एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। देखिए, डीएनए की जो द्विकुंडल संरचना होती है या डीएनए का जो वाटसन क्रिक मॉडल क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि दो साइंटिस्ट थे वाटसन एवं क्रिक, इसी ने ये मॉडल दिया था। डीएनए की जो द्विकुंडल संरचना है इसके बारे में बताया था, तो इसलिए इस मॉडल को जो वाटसन एवं क्रिक का मॉडल भी कहते हैं। तो जो वाटसन एवं क्रिक था, इन्होंने क्या किया था 1953 में इसकी जो डीएनए की जो द्विकुंडल संरचना है इसका एक त्रिविम मॉडल प्रस्तुत किया था। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की जो कुंडल संरचना है उसका त्रिविम मॉडल प्रस्तुत किया था, इसलिए इन्हें 1962 में इसका किया गया था। इस कार्य के लिए इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज़ से पुरस्कृत किया गया था। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो डीएनए इस मॉडल के अनुसार डीएनए एक अणु जो होता है वो दोहरी हेलिक्स का बना हुआ होता है। ये क्या होती है? हेलिक्स। जो सीढ़ी जैसी संरचना है ये क्या है? हमारी हेलिक्स बोलते हैं, इसे हेलिक्स बोलते हैं। तो जो डीएनए होता है, डीएनए का जो अणु होता है वो दोहरी यानी कि दोहरी डबल लेयर का बना हुआ होता है, दोहरी हेलिक्स से संरचना का बना हुआ होता है। और जो प्रत्येक हेलिक्स होती है वो जो प्रत्येक जो हेलिक्स है वो क्या है? एक सीढ़ी के आकार की संरचना होती है। क्या होती है? एक सीढ़ी के आकार की संरचना होती है। इसका जो इसमें क्या होता है, जो डीएनए की जो श्रृंखलाएं हैं, डीएनए ये जो श्रृंखलाएं हैं क्या करती हैं, ये आपस में क्या करती हैं, इनके बीच में जो प्यूरिन और पिरिमिडीन सेतु का निर्माण करती हैं। जो दोनों श्रृंखलाएं होती हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं दोहरे श्रृंखलाओं के बीच में, यानी कि जो दोहरी श्रृंखलाएं हैं इन दोहरी श्रृंखलाओं के बीच में प्यूरिन और पिरिमिडीन सेतु का निर्माण करती हैं। यानी कि किस प्रकार से? प्यूरिन यानी कि जो एडेनिन होता है गवानीन, और जो प्यूरिन है वो एडेनिन गवानीन, और जो पिरिमिडीन होता है वो थाइमिन और साइटोसिन होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो दोहरी संरचना है, इसकी जो सीढ़ी के आकार की जो संरचना है इसके बीच में श्रृंखलाओं के क्या होते हैं, ये प्यूरिन और जो पिरिमिडीन है ये सेतु का काम करते हैं। और एक जो इसकी लंबाई होती है, यानी कि प्रत्येक मोड़, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इसका एक मोड़ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ से यहाँ तक का क्या इसका एक मोड़ है। तो जो प्रत्येक मोड़ की जो लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम, एक मोड़ की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की। और इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रत्येक मोड़ है ये जो संरचना है इसे हम क्या बोल सकते हैं? कुंडलिनी बोल सकते हैं, कुंडलिनी। तो जो प्रत्येक जो मोड़ है इसमें क्या होता है, 10 कितने होते हैं? अक्षार युग्म होते हैं। जो प्रत्येक कुंडलिनी है इसमें कितने होते हैं? 10 अक्षार युग्म हो सकते हैं। एक इसमें 10 इसमें। इनकी संख्या 10 से ज़्यादा नहीं हो सकती, केवल 10 हो सकते हैं, इससे कम हो सकते हैं। उसके साथ जो ये इस प्रकार से घूम रही है, तो जो बड़ी खाँच है यानी कि यहाँ का जो सिरा इसका बड़ा है उसे बोलते हैं बड़ी खाँच यानी कि मेजर ग्रूव, और जो छोटा सिरा इसका थोड़ा घूम रही है यहाँ से उसे बोलते हैं छोटी खाँच यानी कि माइनर ग्रूव। इनका जो दोनों हेलिक्स हैं इनका जो व्यास है वो 20 एंगस्ट्रॉम है। कितना होता है? दोनों हेलिक्स का जो व्यास है, इनका व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और जो इसमें क्या होता है, जो अक्षार इसके अंदर जो अक्षार युग्म है ये क्या होता है, जो एडेनिन होता है वो थाइमिन के द्वारा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, देखो मैंने आपको इसमें 2 दिखा रखे हैं, और जो सी और जी के बीच में यानी कि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा रखे हैं। तो जो एडेनिन है वो थाइमिन के द्वारा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, और जो साइटोसिन है वो ग्वानिन के द्वारा, या ग्वानिन है साइटोसिन के द्वारा वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जो एडेनिन और थाइमिन है इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और जो हमारा साइटोसिन है और ग्वानिन है उसके बीच में कितने होते हैं? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो इसी प्रकार से जोड़ना है। जो इसका जो व्यास है, मैंने बताया आपको अभी, जो व्यास है इनका दोहरे हेलिक्स का जो व्यास है कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं जिन्हें हम हेलिक्स बोलते हैं, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में कुंडलित होती हैं, यानी कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में कुंडलित होती हैं। तो इनमें क्या होता है, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, यानी कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है उसका एक सिरे का कार्बन परमाणु, कौन सा? तीसरा कार्बन परमाणु, यानी कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है उसके पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का
के एक सिरे का तीसरा कार्बन परमाणु और दूसरे सिरे की शर्करा का पांचवा कार्बन परमाणु वो किसी भी न्यूक्लियोटाइड से नहीं जुड़ता। कहने का मतलब ये है कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या होता है, जो एक सिरे का जो एक श्रृंखला के एक सिरे का जो तीसरा कार्बन परमाणु है वो, और जो दूसरे सिरे की शर्करा का जो पांचवा कार्बन परमाणु है वो क्या करते हैं, दोनों में किसी भी न्यूक्लियोटाइड से नहीं जुड़ते हैं। तो जो इनमें क्या होता है, जो डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार की जोड़ियाँ होती हैं, डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार की जोड़ियाँ होती हैं वो प्रोटीन के क्या करते हैं, प्रोटीन के निर्माण के लिए सांकेतिक संरचना देती हैं। यानी कि जो नाइट्रोजन क्षार हैं, डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, इनका जो विशिष्ट क्रम होता है, डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन क्षार है इनका जो विशिष्ट क्रम है वो क्या करता है, प्रोटीन निर्माण के लिए सांकेतिक संरचना देता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो डीएनए है वो किसी भी क्या कहते हैं, डीएनए जो है वो किसी भी कोशिका का संरचनात्मक और क्रियाशील रूप निर्धारित करता है। यानी कि जो डीएनए होता है वो कोई भी कोशिका हो, उस कोशिका का संरचनात्मक और क्रियाशील या क्रियात्मक कह लो, वो उस रूप का निर्धारण करता है। क्या करता है, उसकी जो संरचना के जो बनावा होता है, इसकी संरचना किस प्रकार की होती है और उसके जो कार्य करने का तरीका है, उसका जो क्रियात्मक रूप है, उसका क्रियाशील रूप है, उसका क्या करता है, निर्धारण करता है। और जो डीएनए है उसमें क्या होता है, डीएनए का जो कोशिका में जो डीएनए का जो द्विगुणन है वो स्वयं ही होता रहता है। यानी कि एक डीएनए से दो डीएनए बनने की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, डीएनए का द्विगुणन। यानी कि जो डीएनए का जो द्विगुणन है वो अपने आप ही होता रहता है। तो इस प्रकार इसकी संरचना है जो मैंने आपको बताई, डीएनए का जो द्विकुंडल संरचना है या इसके डीएनए का जो वाटसन क्रिक मॉडल है। एक बार से और देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। वाटसन एवं क्रिक जो नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, 1953 में जो डीएनए है, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना का त्रिविम मॉडल प्रस्तुत किया था। इसके लिए 1962 में इन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। तो जो प्रत्येक जो इस मॉडल के अनुसार जो डीएनए का जो अणु होता है, इस मॉडल के अनुसार जो उन्होंने दिया था वाटसन क्रिक ने, इस मॉडल के अनुसार जो डीएनए का जो अणु होता है वो दोहरी हेलिक्स का बना हुआ होता है। दोहरी किसका बना होता है, हेलिक्स का। और जो प्रत्येक जो हेलिक्स है वो क्या होती है, एक सीढ़ी के आकार की संरचना होती है। ये हेलिक्स है, ये लिखा मैंने हेलिक्स। तो जो हेलिक्स है वो क्या होती है, दोहरी हेलिक्स का ये बना हुआ होता है डीएनए का अणु। और प्रत्येक हेलिक्स जो होता है वो प्रत्येक हेलिक्स क्या करता है, प्रत्येक हेलिक्स एक सीढ़ी के आकार की संरचना होती है। क्या होती है, संरचना सीढ़ी के आकार की संरचना होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोहरे हेलिक्स दो श्रृंखलाओं के बीच में, दोहरी जो हेलिक्स होती है वो दोहरी श्रृंखलाओं के बीच में क्या करती है, प्यूरिन और पिरिमिडिन सेतु का कार्य करती है। यानी कि जो प्यूरिन जो होता है वो एडेनिन और ग्वानिन, और जो पिरिमिडिन होता है वो थाइमिन और साइटोसिन। तो जो इसका जो दोहरी का जो ये हमारी क्या है, ये जो हेलिक्स है, इस दोहरी हेलिक्स का यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक मोड़ है। ये यहाँ से लेकर तक के यहाँ तक का एक मोड़ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दोहरी हेलिक्स है इसका जो प्रत्येक मोड़ है वो लगभग कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम लंबा होता है। और इसमें क्या होता है, जिसमें 10 अक्षार युग्म होते हैं। क्या होते हैं, 10 अक्षार युग्म होते हैं। और जो इनके बीच की दूरी है, इनके बीच की दूरी यानी कि टी से, ये ऐसे नहीं लेना, ऐसे, यानी कि इनके बीच की जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी, जो प्रत्येक जो अक्षार युग्म 10 इसमें अक्षार युग्म पाए जाते हैं। इसमें ये एक कुंडलिनी है, एक कुंडलिनी में 10 अक्षार युग्म हो सकते हैं। एक कुंडली में कितने हो सकते हैं, 10 अक्षार युग्म हो सकते हैं। और जो अक्षार युग्म है इनके बीच की जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी वो कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो जिस समय जो हेलिक्स है वो घूमती है तो इसमें एक खांच बन जाती है। जब हेलिक्स घूमती है तो इसमें क्या बन जाती है, खांच बन जाती है। तो जो बड़ी खांच है उसे मेजर ग्रुप बोलते हैं, इनके बड़ी खांच बोलते हैं। और जो छोटी खांच है, ये दोनों इधर भी लिख सकते हैं हम इसे, और इधर भी लिख सकते हैं। और जो छोटी खांच होती है उसे हम क्या बोलते हैं, माइनर ग्रुप बोलते हैं। जो दोहरी जो हेलिक्स है वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में कुंडलित होती है। यानी कि जो हेलिक्स है, दोहरी हेलिक्स है, ये हेलिक्स है, ये एक दूसरे से क्या होती हैं, विपरीत दिशा में कुंडलित होती हैं। तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, हम ये कह सकते हैं कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बोलते हैं। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है उसमें एक सिरे का तीसरा कार्बन परमाणु और दूसरे सिरे की शर्करा के श्रृंखला का 5वां कार्बन परमाणु, यानी कि एक सिरे का तीसरा कार्बन परमाणु और एक सिरे का 5वां कार्बन परमाणु, वे किसी भी न्यूक्लियोटाइड से नहीं जुड़ते हैं। तो जो डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार की जोड़ियाँ होती हैं, डीएनए में जो ये नाइट्रोजन क्षार की जोड़ियाँ हैं, ये क्या करती हैं, प्रोटीन निर्माण के लिए एक सांकेतिक संरचना देती हैं। प्रोटीन निर्माण के लिए क्या करती हैं, सांकेतिक संरचना देती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं जो डीएनए है, जो कह सकते हैं कि जो डीएनए
अभी डीएनए में जो नाइट्रोजन अक्षार होते हैं उन अक्षार की जोड़ियों का जो विशिष्ट क्रम होता है, यानी कि जो डीएनए के में जो नाइट्रोजन अक्षार हैं उनकी जोड़ियों का जो विशिष्ट क्रम होता है वो प्रोटीन निर्माण के लिए क्या करता है, सांकेतिक संरचना देता है, यानी कि केवल उनका संकेत देता है संरचना के लिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो डीएनए है वो किसी भी कोशिका का जो डीएनए होता है वो किसी भी कोशिका का क्या करता है, एक तो क्रियाशील और संरचनात्मक रूप का निर्धारण करता है, यानी कि जो डीएनए होता है वही क्या करता है, कोशिका की जो संरचना होती है उसका निर्धारण और जो उसकी क्रियात्मक या ये कह सकते हैं कि उसके क्रियाशील रूप है उसका जो निर्धारण करता है वो डीएनए ही करता है। और जो डीएनए होता है वो क्या करता है, डीएनए से यानी कि डीएनए में क्या होता है, द्विगुणन की अक्षमता पाई जाती है, यानी कि जो एक डीएनए होता है वो दूसरा जो डीएनए एक डीएनए से दूसरा डीएनए स्वयं ही अपने आप बन जाता है, तो इसे बोलते हैं डीएनए का द्विगुणन। इसमें डीएनए में क्या होता है, द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। अब बात करते हैं किसके बारे में, डीएनए के विभिन्न प्रारूप। देखिए जो डीएनए के विभिन्न प्रारूप है इसमें सबसे पहले बात करेंगे रेखाकार डीएनए की, उसके बाद करेंगे वृत्ताकार डीएनए की। देखो जो रेखाकार डीएनए होता है उसके जो दोनों छोर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, क्या होते हैं, उसके दोनों छोर स्वतंत्र होते हैं। और ये जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, ये जो रेखाकार डीएनए है वो केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और ये द्विवल्यक होते हैं, क्या होते हैं, द्विवल्यक होते हैं। और इनमें क्या होता है, ये जो रेखाकार डीएनए है ये हिस्टोन प्रोटीन से जुड़कर क्या कर सकते हैं, गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। जो रेखाकार डीएनए है वो क्या करते हैं, वो हिस्टोन प्रोटीन से जुड़कर इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, तो उस हिस्टोन प्रोटीन से जुड़कर क्या करते हैं, गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं वृत्ताकार डीएनए की, इसका जस्ट उल्टा है। हमने बताया इसमें जिसके दोनों जो छोर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जो वृत्ताकार डीएनए होता है उसके दोनों छोर स्वतंत्र नहीं होते। इनमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। और जो वृत्ताकार डीएनए होता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और जो लवक होते हैं उनमें पाए जाते हैं। अब बात करते हैं डीएनए के 5 स्वरूप। देखिए जो डीएनए होता है उसके जो 5 स्वरूप होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। तो इनके बारे में अलग अलग सबके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ए डीएनए की। देखिए जो ए डीएनए होता है उसकी प्रत्येक कुंडलिनी में 11 अक्षार युग्म पाए जाते हैं। ये होते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो हमने संरचना होता है कुंडलिनी, इसे जो यहाँ से यहाँ तक की जो संरचना है वो क्या है, कुंडलिनी कहलाती है। तो जो इसकी जो प्रत्येक कुंडलिनी जो ए डीएनए है उसकी जो प्रत्येक कुंडलिनी है उस प्रत्येक कुंडलिनी में क्या होते हैं, 11 अक्षार युग्म पाए जाते हैं, 11 बेस पेयर पाए जाते हैं। ये जो पेयर हैं, ये जो अक्षार युग्म हैं ये कितने होते हैं, 11 पाए जाते हैं। और इसकी जो दोनों श्रृंखलाएं होती हैं वो दक्षिणावर्त कुंडलित होती हैं, यानी कि दोनों श्रृंखलाएं जो हैं वो घड़ी की दिशा में कुंडलित होती हैं, घड़ी की दिशा में घूमती हैं, यानी घड़ी के हिसाब से क्लॉकवाइज। उसके बाद बात करते हैं बी डीएनए की। जो बी डीएनए होता है, बी डीएनए में 10 अक्षार युग्म पाए जाते हैं। बी डीएनए में कितने अक्षार युग्म पाए जाते हैं, 10 अक्षार युग्म पाए जाते हैं। और ये दोनों श्रृंखलाएं भी क्या होती हैं, दक्षिणावर्त कुंडलित होती हैं, यानी कि क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में कुंडलित होती हैं। बात करते हैं नंबर 3 सी डीएनए की। जो सी डीएनए होता है उसमें 9.33 अक्षार युग्म पाए जाते हैं। जो सी डीएनए होता है उसमें 9.33 अक्षार युग्म पाए जाते हैं। और इसकी दोनों श्रृंखलाएं भी, ये जो दोनों श्रृंखलाएं हैं ये दोनों श्रृंखलाएं भी क्या होती हैं, दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज कुंडलित होती हैं। नंबर 4 है डी डीएनए। जो डी डीएनए होता है इसमें 8 अक्षार युग्म पाए जाते हैं और ये भी क्या करती हैं, ये दोनों श्रृंखलाएं भी क्या करती हैं, घड़ी की दिशा में यानी कि दक्षिणावर्त कुंडलित होती हैं। नंबर 5 बात करते हैं जेड डीएनए। जेड डीएनए क्या होता है, जेड डीएनए में 12 अक्षार युग्म पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 12 अक्षार युग्म पाए जाते हैं। और ये एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वाम, ये दोनों श्रृंखलाएं जो हैं वामावर्त कुंडलित होती हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में कुंडलित होती हैं। तो जो जेड डीएनए है उसमें क्या होता है, जो दोनों रेखाएं हैं वो दोनों रेखाएं जो हैं, दोनों श्रृंखलाएं कह लो, दोनों श्रृंखलाएं जो हैं वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज कुंडलित होती हैं। बाकी जो ए डीएनए है, बी डीएनए, सी डीएनए और डी डीएनए है, इनमें जो चारों में क्या होता है, जो दोनों श्रृंखलाएं हैं वो दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज कुंडलित होती हैं। अब बात करते हैं डीएनए के कार्य की। देखिए डीएनए के कार्य सभी को पता है कि जो डीएनए है वो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, यानी कि जो आनुवंशिक सूचनाएं हैं उन आनुवंशिक सूचनाओं का, यानी कि कह सकते हैं कि आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं उन आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजने का कार्य करता है, इसलिए इसे आनुवंशिक पदार्थ बोलते हैं। जो डीएनए है दूसरा, जो डीएनए है डीएनए विभाजन, वृद्धि और जो संरचनात्मक प्रोटीन की संश्लेषण की क्रिया है उसका भी नियंत्रण करता है। डीएनए क्या करता है, विभाजन, वृद्धि, संरचनात्मक प्रोटीन की जो संश्लेषण क्रिया होती है उसका क्या करता है, नियंत्रण करता है। तीसरा जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन के जाल का अधिकांश भाग भी डीएनए ही बनाता है। मैंने आपको एक चीज़ बताई क्या कि ये हमारी किसकी संरचना है, ये संरचना है हमारी किसकी, केंद्रक की। तो जो केंद्रक होता है उसमें 1 से लेकर 3 तक तो होती हैं केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, ये क्या होती हैं, केंद्रिका होती हैं।
केंद्रिक कह लो, केंद्रिका कह लो, न्यूक्लियस कह लो, केंद्रिक होती हैं। उसके साथ साथ इसमें ये धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जो मैंने बना रखे हैं। ये धागे जैसी संरचनाएं जब आपको स्पष्ट दिखाई ना दे, जिस प्रकार घरों में रील का जो धागा होता है वो उलझा हुआ होता है, अगर इसकी संरचना इस प्रकार दिखाई दे आपको, यानी कि स्पष्ट दिखाई ना दे, तो इसे बोलते हैं क्रोमेटिन। लेकिन अगर ये आपको स्पष्ट दिखाई दे जाए और मोटी दिखाई दे जाए तो इसे बोलते हैं गुणसूत्र। तो ये क्रोमेटिन जाल है जो केंद्र के अंदर जो क्रोमेटिन जाल है, उस क्रोमेटिन जाल का अधिकांश भाग डीएनए ही बनाता है। उसके साथ साथ जो डीएनए है, क्या है, डीएनए जीन का घटक होता है। डीएनए क्या होता है? जीन का घटक होता है। इसी के द्वारा ही जीन में उत्परिवर्तन होते हैं। उत्परिवर्तन यानी कि उसके द्वारा जो जीवों में जो अचानक परिवर्तन आते हैं तो उन्हें बोलते हैं उत्परिवर्तन। तो डीएनए जीन का घटक होता है, इसके द्वारा क्या होता है? जीन उत्परिवर्तन होता है। उसके बाद जो क्रॉसिंग ओवर के दौरान, क्रॉसिंग ओवर यानी कि जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक डीएनए दूसरे डीएनए के ऊपर क्या करता है? एक गुणसूत्र दूसरे गुणसूत्र के ऊपर क्या करता है? ओवरलैप करता है। यानी कि एक जो गुणसूत्र होता है वो एक गुणसूत्र की जो भुजा होती है वो दूसरे गुणसूत्र पर क्या करती है? ओवरलैप करती है, उसके ऊपर इस प्रकार चढ़ जाती है, तो उसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो क्या होता है? क्रॉसिंग डीएनए जो है क्रॉसिंग ओवर के दौरान पुनर्संयोजन निर्माण द्वारा जीव में विविधता उत्पन्न करता है। यानी कि जो डीएनए होता है जिस समय क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, इस क्रॉसिंग ओवर की क्रिया के दौरान जब पुनर्संयोजन निर्माण होते हैं, पुनर्संयोजन निर्माण यानी कि जब दूसरी जगह जुड़ता है, ओवरलैप हो रहा दूसरी जगह जुड़ रहा, तो उसे बोलते हैं पुनर्संयोजन निर्माण के द्वारा क्या करता है? जीवों में विभिन्नता उत्पन्न करता है। उसके बाद जो जीन की युवावस्था से लेकर मृत्यु तक विकास का नियमन भी कौन करता है? डीएनए करता है। यानी कि जो डीएनए होता है वो जीन की युवावस्था से लेकर मृत्यु तक क्या करता है? उसके विकास का नियमन करता है। और जो डीएनए होता है वो जीव के, किसी भी जीव के क्या होता है? जीवन का आधार होता है। क्या होता है? जीव के जीवन का आधार होता है। तो आज मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया? जो डीएनए होता है उसकी जो द्विकुंडल संरचना है या डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल है, मैंने बताया आपको, जो 1953 में किसने? वाटसन क्रिक ने मॉडल दिया था और 1962 में इस काम के लिए नोबेल प्राइज़ से पुरस्कृत किया गया था। तो मैंने बताया कि जो डीएनए होता है, डीएनए का अणु जो है वो दोहरी हेलिक्स का बना हुआ होता है। हेलिक्स यानी कि जिस प्रकार की जो संरचना है, और ये क्या होती है? जो संरचना होती है, प्रत्येक जो हेलिक्स होता है वो एक सीढ़ी के आकार की संरचना होती है। इसमें क्या होता है कि जो इसका जो प्रत्येक हेलिक्स का जो प्रत्येक मोड़ है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर इस प्रकार से यहाँ तक का, ये इसका जो प्रत्येक मोड़ कहलाता है। तो जिसका प्रत्येक मोड़ होता है हेलिक्स का वो कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम क्या होता है? लंबा होता है। और इसमें 10 अक्षार युग्म होते हैं। कितने होते हैं? 10 अक्षार युग्म होते हैं। और इनके बीच की दूरी यानी कि जो एक से यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है या यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है वो कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, मैंने आपको बताया। और इनका जो दोहरी हेलिक्स है इनका जो व्यास होता है वो कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के एक सिरे का तीसरा कार्बन परमाणु, यानी कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इन्हें क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बोलते हैं। तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के सिरे का एक कार्बन परमाणु दूसरे सिरे की शर्करा का 5वें कार्बन परमाणु वो किसी भी न्यूक्लियोटाइड से नहीं जुड़ते हैं। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि जो डीएनए के अणु में क्या होता है? डीएनए के अणु में क्या होता है? जो नाइट्रोजन क्षार की जोड़ियाँ होती हैं, यानी कि जो डीएनए का जो अणु है इसमें जो नाइट्रोजन क्षार की जो जोड़ियाँ हैं इनका जो विशिष्ट क्रम है वो प्रोटीन निर्माण के लिए क्या करता है? सांकेतिक सूचना देता है। तो हम इस प्रकार ये कह सकते हैं कि जो डीएनए है वो किसी भी कोशिका के लिए संरचनात्मक और क्रियाशील रूप का निर्धारण करता है। डीएनए का मैंने बताया आपको, डीएनए का जो द्विगुणन है वो भी स्वयं होता रहता है, यानी कि एक डीएनए से दूसरा डीएनए भी अपने आप बनता रहता है। उसके बाद मैंने डीएनए के विभिन्न प्रारूप बताए। रेखाकार डीएनए बताया आपको और वृत्ताकार डीएनए बताया। मैंने कहा इसके दोनों जो रेखाकार डीएनए इसके दोनों छोर स्वतंत्र होते हैं और ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये द्विवलयक होते हैं और इनमें क्या होता है? ये हिस्टोन प्रोटीन से जुड़कर क्या करते हैं? गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। उसके बाद जो वृत्ताकार डीएनए है इसके दोनों छोर स्वतंत्र नहीं होते और ना ही ये हिस्टोन प्रोटीन से संबंधित होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और उसके साथ साथ जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं और जो उनमें लवक है उनमें पाए जाते हैं। उसके बाद में बताया डीएनए के 5 स्वरूप: ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। जो ए डीएनए होता है उसकी प्रत्येक कुंडलिनी में, मैंने बताया यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है वो क्या कहलाता है? ये कुंडलिनी। प्रत्येक कुंडली में 11 अक्षार युग्म होते हैं और ये दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से दक्षिणावर्त कुंडलित होती हैं, यानी घड़ी की दिशा में घूमती है। बी डीएनए 10 अक्षार युग्म पाए जाते हैं प्रत्येक कुंडलिनी के अंदर और इसकी जो दोनों श्रृंखलाएं ये भी दक्षिणावर्त कुंडलित होती हैं। सी डीएनए इसमें 9.33 अक्षार युग्म पाए जाते हैं और इसकी दोनों श्रृंखलाएं भी दक्षिणावर्त कुंडलित होती हैं।
नंबर 4 DDNA, इसमें 8 अक्षार युग्म होते हैं, उनकी दोनों श्रृंखलाएं भी क्या होती हैं, दक्षिणावर्ती यानी घड़ी की दिशा में ही कुंडलित होती हैं। और नंबर 5 बताया मैंने ZDNA, इसमें 12 अक्षार युग्म पाए जाते हैं और इसकी दोनों जो श्रृंखलाएं होती हैं वो वामावर्ती यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में कुंडलित होती हैं। फिर DNA का मैंने कार्य बताया, सबसे पहले बताया DNA का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है ये आनुवंशिक सूचनाओं को, आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजने का कार्य करता है। दूसरा मैं बताया कि जो DNA होता है विभाजन वृद्धि और संरचनात्मक जो प्रोटीन है उसकी संश्लेषण क्रिया का नियंत्रण करता है। क्रोमेटिन जाल का जो है अधिकांश भाग भी DNA ही बनाता है। क्रोमेटिन जाल इस प्रकार की जो संरचना मैंने बनाई आपको, इसमें दिखाया आपको। उसके बाद जो जीन का घटक होता है DNA, और इसी के द्वारा जो है जीन में परिवर्तन होते हैं। नंबर 5 मैंने बताया आपको जो क्रॉसिंग ओवर है, क्रॉसिंग ओवर के दौरान पुनर्संयोजन निर्माण द्वारा जीवों में विभिन्नता आती है। उसके बाद बताया जीन की जो अवस्था से लेकर मृत्यु तक विकास का नियमन करता है, और जो DNA होता है वो किसी भी जीव के जीवन का आधार होता है। तो बच्चों मैंने आज आपको एक तो वाटसन क्रिक का जो DNA का जो मॉडल है वो बताया मैंने आपको। उसके साथ साथ जो विभिन्न DNA के विभिन्न प्रारूप हैं, रेखाकार DNA और वृत्ताकार DNA, और DNA के जो 5 स्वरूप हैं ADNA, BDNA, CDNA, DDNA और ZDNA, इसके बारे में बताया, और DNA के कुछ महत्वपूर्ण कार्य के बारे में बताया। तो आज उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा, नहीं फिर भी समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको जो शेष आगे का जो काम है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।